अब यहाँ जो है 12th नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7। उनके जो मंथली पॉकेट है का जो है वो रेशियो 5:7 है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ इच सेव, यानी प्रत्येक लड़का जो है रवि और संजीव जो है 80 रुपीज पर मंथ में बचाता है, यानी जो उसका पॉकेट मनी था उस पॉकेट मनी में जो है दिया गया पॉकेट मनी में वो 80 रुपीज जो है पर मंथ सेव कर लेता है। तो हमें निकालना क्या है, तो फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। तो सबसे पहले जो रेशियो है 5 और के, इसे जो हम लिखते हैं, तो रवि के लिए आर का यूज कर लेते हैं और संजीव के लिए एस का ही यूज कर लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7। ये क्या है, पॉकेट मनी का रेशियो है। तो पॉकेट मनी को जब सेपरेट फॉर्म में इसे लिखेंगे तो आर रवि का क्या हो जाएगा, वो 5K हो जाएगा। के क्या है, एक कॉमन टर्म है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और एस क्या हो जाएगा, वो 7K हो जाएगा। ये 5K क्या है, ये पॉकेट मनी है इसका रवि का, और संजीव का क्या है 7K जो है पॉकेट मनी है। अब देखो यहाँ पे देखो कि पॉकेट मनी का बात कर रहा है और साथ में है सेविंग और एक्सपेंडिचर का भी बात कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये सोचो ये आपके साथ ही हो जाए तो आप जो है से पॉकेट मनी, एक्सपेंडिचर और सेविंग को कैसे आपस में कोरिलेट करोगे, इसको समझते हैं। जो पॉकेट मनी दिया उसी में क्या किया, वो एक्सपेंडिचर किया, उसका कुछ पैसे खर्च किया और प्लस कुछ पैसे बचाया। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू पॉकेट मनी। ठीक है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो कि पॉकेट मनी माइनस सेविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। बस इसी इक्वेशन का यूज करके हमें जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पॉकेट मनी क्या दिया है, सबसे पहले रवि के लिए बात करते हैं। तो रवि का पॉकेट मनी क्या है, 5K, और सेव कितना कर रहा है, 80 रुपीज वो सेव कर रहा है। तो -80 हो गया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है संजीव के लिए क्या हो जाएगा, संजीव का जो है पॉकेट मनी 7K है और 80 रुपीज वो सेव कर रहा है। जब पॉकेट मनी में जो है 80 रुपीज जो सेव करा उसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब इन दोनों का एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे जो है 3:5 दिया गया है। तब अगर 5K माइनस 80 का रेशियो अगर लेते हैं, इनके जो है एक्सपेंडिचर का यहाँ पे रेशियो लेते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा ना। तो इसलिए जो हम लोग इसको इक्वल करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 5K माइनस 80 बाय 7K माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। बस इस इक्वेशन से आपका K का वैल्यू आ जाएगा। और जब आपका K का वैल्यू आ जाएगा, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जब वैल्यू आ जाएगा, तो आप उसके पॉकेट वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो K का वैल्यू आ गया वो 40 रुपीज आ गया। बस इस K का वैल्यू को क्या करना, आपका जो पॉकेट मनी दिया गया था, क्या था वो पॉकेट मनी, उस पर जो है हम लोग पुट करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। रवि का क्या पॉकेट मनी वैल्यू था, वो 5K था। तो K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू 40 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। और रवि का, संजीव का क्या था, संजीव का था 7K। संजीव का ज्यादा था तो उसके का वैल्यू क्या है, 40 है। तो 7 × 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 280 आ जाएगा। ये जो है आपका संजीव और रवि का पॉकेट वैल्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है। 15 क्या कहता है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू ए फेयर, कोई एक मेला है, इन द रेशियो ऑफ 10:13, द नंबर ऑफ विजिटर टू द फेयर हैज डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 6:5। इन व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज। तो हमें वो रेशियो निकालना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि जो है टोटल कलेक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो चलिए इसको अपनी कॉमन थिंकिंग से जो है सॉल्व करते हैं। कॉमन थिंकिंग से क्या मतलब है कि देखो, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू ए फेयर इन द रेशियो ऑफ 10:13 है। तो यहाँ पे क्या है, जब पहले उसका ओरिजिनल फेयर क्या था, ओरिजिनल फेयर जो है
और ये इंक्रीज फेयर, इसका जो है आपका रेशियो दिया गया है। पहले 10 अगर था, 10% था, हम लोग मान लेते हैं पहले 10% था, फिर बाद में ये क्या हो गया 13 रुपीज हो गया। पहले 10 था, तो बाद में ये 13 रुपीज हो गया। तो इस रेशियो में जो है वो अपने फेयर के टिकट का जो है प्राइस इंक्रीज किया। अब जब इसके अकॉर्डिंग जब ये इंक्रीज किया, तो उसका क्या हुआ इफेक्ट विजिटर पे किया, जो कि विजिटर विजिट कर रहे थे फेयर को। तो विजिटर क्या हुआ, उसका जो है संख्या में गिरावट दर्ज किया गया, यानी डिक्रीज हुआ। किस रेशियो में 6:5। तो 6:5 क्या था, पहले ओरिजिनल और फिर जो है बाद में जो है इंक्रीज या जो डिक्रीज को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, क्या है ये 6/5। तो इसका क्या मतलब था कि पहले अगर जब टिकट का प्राइस 10 रुपीज था, हम लोग यहाँ 10 रुपीज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 रुपीज वर्ड का यूज कर रहे हैं, 10 रुपीज था, तभी जो है हमारे पास 6 विजिटर जो है 6 जो है विजिटर फेयर को विजिट कर रहे थे। लेकिन जब प्राइस को 13 रुपीज बढ़ा करके किया गया, तब हमारे पास केवल जो है 5 विजिटर ही जो है वो विजिट कर रहा है। तो हमारा क्या हुआ, विजिटर 6 पहले कर रहा था, फिर 5 हुआ तो डिक्रीज हुआ। तो ये क्या हो गया 6 पहले का ओरिजिनल विजिटर था, और पहले का टिकट क्या था, वो 10 रुपीज था। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कलेक्शन इक्वल टू कलेक्शन का, कि कलेक्शन क्या होगा आपका, कलेक्शन होगा द कॉस्ट ऑफ वन टिकट इनटू द नंबर ऑफ विजिटर, यानी जितने आदमी जब विजिट करेंगे और उनके द्वारा जो परचेज क्या हुआ, जो है फेयर का टिकट होगा, वही तो उस फेयर वाले का जो है कलेक्शन होगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो अपने क्लासरूम में, तो कैसे करके सेलिब्रेट करते हो, एक आदमी तो कुल जो है अगर 10,000 का अगर आपका बजट है या 10,000 का आपका जो है एस्टिमेट है, तो आप 10,000 तो कोई एक बच्चे तो नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हो कि आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों पे आप क्या करते हो 100 का क्या करोगे, वो शेयर कर दोगे कि ठीक है सभी को जो है 100 का जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो है बजट जिससे हमारा जो एस्टिमेट था 10,000 का वो हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो कंट्रीब्यूट के लिए आप जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज किया, क्या थे कि आपके क्लास में जो है 100 बच्चे थे, और प्रत्येक बच्चे पे जो है आपने 100 जो है कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है फिक्स कर दिया। तो जिससे आप जो है एक एस्टिमेट कर लिए कि 100 इंटू 100 क्या हो गया आपका 10,000 हो गया। बस 10,000, बस इसी का जो हम लोग यूज यहाँ पे किए हैं। कलेक्शन क्या हो जाएगा, कलेक्शन द नंबर ऑफ विजिटर इनटू द प्राइस ऑफ वन टिकट, ये हो गया। तो हमारा क्या है ओरिजिनल जो है ओरिजिनल विजिटर क्या हो जाएगा, और फिर जो है इंक्रीज विजिटर या डिक्रीज या इंक्रीज कलेक्शन क्या होगा, पहले ओरिजिनल निकालेंगे, ओरिजिनल और इंक्रीज। तो ओरिजिनल तो पहले 10 है, और उसके बाद क्या है ये 13, तो क्या है इंक्रीज प्राइस है। तो 10/13 इंटू क्या किए 6/5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए। क्यों आपस में मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 10 भी क्या है पहले का जो ये प्राइस है टिकट का, और 6 क्या है ये पहले का विजिटर जो विजिट कर रहा था इस प्राइस पे। उसी तरह ये क्या है इंक्रीज जो है प्राइस है टिकट का, और ये क्या है ये इफेक्ट पड़ा है जब इस प्राइस पे इंक्रीज हुआ, तो केवल 5% या जो है 5 ही जो है विजिटर विजिट किए। तो ये क्या है इंक्रीज या फिर क्या है चेंज जो है वैल्यू है किसका, इस इंक्रीजिंग कॉस्ट के कारण से। अब क्या करते हैं इसको प्रोडक्ट के इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 बाय क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 5। 5 क्या करेगा 10 को 2 टाइम्स से डिवाइड करेगा, और 2 टाइम्स से डिवाइड करेगा, और 6 13 को तो डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या करते हैं इसको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12 हो गया, और नीचे केवल 13 बचा। तो आपका कलेक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा 12/13। लेकिन ये भी क्या है ये आपका कलेक्शन है, कलेक्शन वैल्यू का रेशियो है, जो कि क्या बताएगा 12 को क्या बताएगा ओरिजिनल कलेक्शन जो कि पहले था जब उसने प्राइस को इंक्रीज नहीं किया था, और 13 क्या था जब वो टिकट के प्राइस को इंक्रीज किया। तो जो 12 जो उसका पहले का कलेक्शन था, बाद में वो 13 हो गया। मतलब इसका क्या मतलब था कि वो पहले 12 टाइम्स जो है वो अर्न कर रहा था, फिर बाद में वो क्या हो गया वो बढ़ के 13 टाइम्स हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कलेक्शन इंक्रीज हो गया, और किस पे रेशियो में इंक्रीज हुआ 12/13 रेशियो में इंक्रीज हो गया। आई होप ये सवाल जो है आपको समझ में आया होगा, केवल जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे भी है आपका ये सवाल। तो आप जो है इसको आराम से जो है कर सकते हो, काफी जो है आसान क्वेश्चन में से एक था। अब हम लोग जो है
अब बाकी जो आपके जो भी एक्सरसाइज 7A में प्रॉब्लम है, सेम इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जिसे आप एक कॉमन थिंकिंग से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सेम एक्सरसाइज 7A से लिया गया है। 26 का ये क्वेश्चन है, इफ x plus 3 ratio 4x plus 1 is a duplicate ratio of 3 ratio 5, find the value of x। यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये सवाल जो 26 है, या इससे पहले भी जो सवाल है आपके, वो जो है आपका कंपोजिशन ऑफ रेशियो पे जो है बेस्ड है। बस उसी पे जो है सारा सवाल आपका सॉल्व होगा। ये सवाल को भी हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है 3/5 का, तो वो क्या होगा, सेम रेशियो के साथ क्या था, मल्टीप्लीकेशन था। तो सेम रेशियो क्या था, 3/5 है यहाँ पे, तो सेम रेशियो 3/5 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। ये क्या है, किसके इक्वल है, इस रेशियो के इक्वल है। तो क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं यहाँ पे, x+3/4x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/25। बस ये आपका एक इक्वेशन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो। चलो यहाँ पे मैं करके आपको बताता हूँ। यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है आया, वो 6 आया। बस ये जो है x का वैल्यू 6 है, और यहाँ पे जो है आपका यही वैल्यू जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। बस ये जो है कंपोजिशन ऑफ रेशियो पे ही बेस्ड था क्वेश्चन 26। और अब हम लोग जो है पढ़ते एक क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो पे जो है सारे क्वेश्चन बेस्ड है, और जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, और उस एक क्वेश्चन को कराने से जो है आपका ये कॉन्सेप्ट कंपोजिशन ऑफ रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। किसी तरह आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज का। 29 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड। कंपाउंड किया गया है रेशियो को, किसका, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो 15:28। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। 15/28 का जो है रेसिप्रोकल निकालते हैं। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 28/15 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है आपका, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 36/49। तो 36/49 का क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट ले लेते हैं 36/49। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 का ये 6 निकल जाएगा, 49 का 7 निकल जाएगा। उसी तरह अब क्या है, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/4। तो 5/4 का क्या करते हैं, ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, 5 जो है 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 125, और 4 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 64। बस इनका जो है कंपाउंड लेना है और उसका रेशियो हमें बताना है। तो सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 28/15 इंटू 6/7 इंटू 125/64। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 7 जो है 28 को 4 टाइम डिवाइड करेगा, ये डिवाइड कर दिया। अब 4 जो है 64 को जो है 16 टाइम डिवाइड करेगा। अब 16 जो है 16 डिवाइड होगा, जी हाँ होगा। 6 जो है 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम में, और 16 जो है 8 टाइम डिवाइड होगा। अब ये 15 जो है 15 3 टाइम डिवाइड होगा, और ये जो है 125 जो है 25 टाइम डिवाइड होगा, किससे, 5 से। अब 3 जो है 3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम था, तो हमारा क्या आ गया रेशियो 25/8। ये हमारा जो है एक कंपाउंड रेशियो हमें मिला 29 क्वेश्चन का। तो ये आपके आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, और आपके जो है एक्सरसाइज 7A का भी जो है ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो यहाँ बताया गया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं जो यहाँ आपको बताया हूँ, सारे जो है प्रॉब्लम बुक के प्रॉब्लम सेम ही है, और एक ही क्वेश्चन पे जो है बेस्ड है। तो सारे क्वेश्चन को मेरे द्वारा डिस्कस किया गया है। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन इज ए इक्वेशन व्हेन टू रेशियो आर सेड टू बी इक्वल। जब दो रेशियो को आपस में इक्वल किया जाता है तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। सपोज करो कि जैसे कि ए और बी, और क्या है, एक अलग रेशियो है, और सी और डी, ये दो एक डिफरेंट रेशियो है, इसे आपस में इक्वल किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपस में इक्वल करते तो क्या हो जाएगा, आपका A/B इक्वल टू C/D हो जाएगा। तो ये जो है प्रोपोर्शन कहलाता है। इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, A/B प्रोपोर्शन, और B/C
C/D, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे? A/B एज C/D, इसे इस तरह से हम पढ़ेंगे। मैं आपको समझाने के लिए जो है रेशियो का यूज कर देता हूँ, रेशियो वर्ड का यूज कर, अदरवाइज इसे पढ़ा जाता है A/B एज C/D। ठीक है, ये क्या है? प्रोपोर्शन में, जिसका क्या मीनिंग हुआ? जिसका ये मीनिंग हुआ। इसे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है A और D और C और B, ये क्या है? ए तो है फर्स्ट टर्म, क्या है किसका? फर्स्ट रेशियो का। और डी क्या है? ये सेकंड टर्म है किसका? ये सेकंड रेशियो का। जब ए और डी जब है मल्टीप्लाई हुआ और इक्वल हो गया बी और सी का, तो यहाँ पे ए और डी को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसे कहा गया है, ए और डी को एक्सट्रीम टर्म कहा गया है। और बी, सी और बी को क्या कहा गया है? मीन टर्म कहा गया है, मीन टर्म कहा गया है। और इन दोनों के प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, जैसे यहाँ लिखा है देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये जो है अगर फोर टर्म आपका दिया गया है और उसे कहा गया कि वो एक प्रोपोर्शन में है, तो आप जो है इसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वेशन में लिख सकते हो। इसी का जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है, जो कि आपका आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, उसको समझते हैं। ऐसे आपका जब जो है प्रोपोर्शन कहा जाता है, तो चार टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि हमारा जो है दो डिफरेंट जो है आपका रेशियो बनता है, और दो डिफरेंट रेशियो में जो है चार टर्म का यूज करते हैं। लेकिन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हम लोग जो है केवल तीन टर्म का ही यूज करते हैं। और अगर ये तीन टर्म को, जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी को कहा गया है कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे जो है हमें तीन टर्म का यूज करके ही जो है दो रेशियो को बनाना है। तो कौन कौन सा वो रेशियो होगा? पहला रेशियो आपका A/B हो जाएगा, लेकिन आपके पास A और B आपने यूज कर लिया जो पहले रेशियो बनाने। फिर दूसरा रेशियो जो है सेम कॉमन एलिमेंट B का यूज करके बनाएंगे, जो होगा B/A। देखो सेम चीज को यहाँ पे जो है मैं लिखा हूँ। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो आपका ये इक्वेशन आएगा। ये इक्वेशन में जो है B जो है आपका मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। B क्या कहलाएगा? आपका मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। यहाँ देखो, उसके बाद C और A जो है आपका, A जो है क्या है? पहले रेशियो का फर्स्ट टर्म है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और C क्या है? सेकंड रेशियो का लास्ट टर्म है, तो इसे हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे पास तीन ही जो है वो नंबर दिए गए हैं, तीन ही टर्म दिया गया है, और तीनों टर्म क्या था? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में था, इसलिए जो हम C को थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। लेकिन जहां पे अगर फोर्थ टर्म दिया गया है और कहा गया है कि ये प्रोपोर्शन होंगे, तो वहां पे जो है फोर्थ टर्म क्या होगा? सेकेंड रेशियो का जो सेकेंड टर्म होगा उसे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल में समझो, ये एग्जाम्पल में क्या है? हमें निकालना क्या है? द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 6 एंड 5, यानी हमारे पास तीन एलिमेंट दिया गया है और हमें निकालना क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। और ये क्या है? प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया गया है, तो इसे हम जो है सबसे पहले जो है से दो रेशियो हम बनाते हैं। दो रेशियो क्या हो गया? फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग मान लेते हैं x। तो पहला रेशियो क्या हो जाएगा? 2 और 6 का हो जाएगा 2/6 हो गया। फिर प्रोपोर्शन का साइन हुआ, और फिर दूसरा जो है रेशियो क्या हो जाएगा? 5/x हो जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे 2:6 एज 5:x। अब इसे जब हम कन्वर्ट करके जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2/6 इक्वल टू 5/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू मैं डायरेक्ट करता हूँ 5 × 6/2। और 2 क्या करेगा? 6 को 3 टाइम डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा? आपका x का वैल्यू 15 आ जाएगा। सेम देखो आपका सेकेंड नंबर को समझो, सेकेंड नंबर को समझते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है? द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 and 6। यहाँ पे जो हमारे पास केवल तीन नंबर दिया गया, और तीन नंबर दिया गया है, तो ये क्या होगा? एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे दो रेशियो क्या बनेगा? एक रेशियो बनेगा 5/10 और दूसरा रेशियो बनेगा 10/x। x क्या है आपका? वो थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग ने x माना। अब इसे आप क्या करो? सॉल्व करो, इक्वल टू का साइन करो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है, तो ये क्या होगा? सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आ जाएगा आपका? जब इसे सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका आएगा 20। ठीक है, ये आप थर्ड प्रोपोर्शन को समझ गए एग्जांपल के थ्रू। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? आप मीन प्रोपोर्शन बोले तो B² इक्वल टू AC।
सी क्या है आपका, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है और ए जो है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में नहीं दिया गया है, केवल दो टर्म के बारे में दिया गया है। तो हमें बताना क्या है, मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन तो बी है, तो बी का वैल्यू हम निकालना है। तो ए और सी का क्या वैल्यू हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा। इन दोनों को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आएगा। और जब ये 2 जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 का क्या वैल्यू होता है, 4 वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप जो है फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन के बारे में पूरे डिटेल से समझ गए होंगे। अब इस पे चलिए हम लोग जो है 7B का जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 7B एक्सरसाइज सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का है वो 4th नंबर को लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम था वो केवल वही फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल पे ही जो है पेश था। इसलिए जो है हम लोग डायरेक्ट जो है सिंपल क्वेश्चन को नहीं करके कुछ एक अलग सा क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ x+5 इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+2 एंड x+9। ये भी आपका सेम तरह का सवाल है, लेकिन मीन प्रोपोर्शन क्या है, x+5। तो हमारा कौन सा इक्वेशन रिकॉल होना चाहिए, b² = ac। ये कैसे आया इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से देख चुके हैं कि b² = ac कैसे आया। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन का पार्ट है। तो b का क्या वैल्यू है, x+5। यहाँ पे b क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन का b का क्या वैल्यू दिया गया है, x+5। और c का क्या वैल्यू दिया गया है, c का x+2 हो सकता है। c का a का वैल्यू जो है x+2 है, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू x+9 है। पुट करते हैं इस पे, क्या हो जाएगा आपका x+5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू x+2 और x+9। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारे यहाँ पे होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो है आप जो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला पढ़े थे अपने 8th 9th में, क्या फॉर्मूला था, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x² प्लस क्या हो जाएगा 25 + 10x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² + 11x + 18। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म है इक्वल टू के इधर। अब 25 + 10x है और 11x + 18 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 25 - 18 इधर आ जाएगा और 10x जो है इधर चला जाएगा, तो 11x - 10x हो गया। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया, और 25 में जब 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारे यहाँ से x = 7 ये वैल्यू आ गया है, जो कि 4th नंबर के क्वेश्चन में हमारे से वो पूछ रहा था कि x का क्या वैल्यू होगा। तो x का 7 वैल्यू होगा। तो अब हम लोग जो है मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि आपका सेम जो है एक्सरसाइज 7B से ही लिया गया है। इसे अब हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कि इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2005 में और 2013 में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका 6 नंबर का है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 6, 15 and 20 and 43 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोल रहा है, मतलब क्या है, 6, 15, 20 और 43 का क्या होगा, एक एक रेशियो बनेगा, यानी 2 रेशियो बनेगा। ये चार जो है नॉन जीरो नंबर का, और लेकिन उसमें एक चीज वो ऐड किया है कि क्या वो लिस्ट नंबर ऐड करेंगे जिससे ये प्रोपोर्शनल होगा। तो वो नंबर जैसे के लिए 6 के लिए वो नंबर हम लोग मान लेते हैं x। तो 6 के साथ क्या होगा, 6 + x हो जाएगा, तब न्यू नंबर हो जाएगा। उसी तरह 15 में x जोड़ेंगे तो ये एक न्यू नंबर होगा, और फिर 20 में भी ये x जोड़ेंगे तो एक न्यू नंबर होगा। 43 में भी जब हम x जोड़ेंगे तो हमारा एक न्यू नंबर होगा। बस अब इसका क्या करना है, इन दोनों का एक रेशियो लेना है, इन दोनों का एक रेशियो लेकर के इक्वेट कर देना है, और वहां से सॉल्व करके हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा, आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, 6 + x / 15 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + x / 43 + x। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और सॉल्व करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बस आपका आ गया x का वैल्यू। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। और ये जो है 3 नंबर, अगर इन सभी नंबर के साथ अगर हम ऐड करते हैं
तो ये सभी नंबर क्या हो जाएगा, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है किसी तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, ठीक है, काफी सिंपली जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेम एक्सरसाइज का है। ये क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा अलग होगा अदर क्वेश्चन से, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अलग हो रहा है और थोड़ा सा टेक्निक अलग यूज हो रहा है, उसको कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, उससे जो है आपका जो है कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका सेम एक्सरसाइज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9th नंबर का है। क्वेश्चन क्या है, ये भी जो है सेम एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7B से लिया गया है, और ये भी जो है आपका प्रोपोर्शन का जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, उसी के जो है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ y इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z। y क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, तो जैसे मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो हमारे पास एग्जैक्ट ये जो है इक्वेशन रिकॉल कर जाना चाहिए, x into z, और so that x y plus y z is the mean proportion between the x square plus y square and y square plus z square। ये भी क्या है, ये भी एक मीन प्रोपोर्शन है। तो तुरंत से जो हमारे माइंड में रिकॉल करना चाहिए क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इनटू में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमें सो दैट करना है, ये वाला हमें क्या करना है, सो दैट करना है, किसका, इसका यूज करके। तो ये हमारा जो है इक्वेशन है। अब हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड जो है वो दो टर्म है, जिसमें एक्स वाई और वाई जेड दोनों जो है एक प्रोडक्ट रूप फॉर्म में है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके इसको देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ से वैल्यू आता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स जेड, और फिर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू है एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक्स 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 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू जेड हो बचा, और फिर ये क्या बचा, यहाँ से जेड जेड जो है कॉमन आया, तो क्या बचा हमारा एक्स प्लस जेड बचा। अब यहाँ से क्या हो गया हमारा एक्स जेड, और क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से आप समझ गए। अब देखो एक्स जेड क्या है आपका, एक्स जेड है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर। अब जो ऐसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वाई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, दोनों को कॉमन करके जो है एक का स्क्वायर के। इसका एक क्या फॉर्मूला होता था ना आपका, एक्स जो है पावर एंड एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे, क्या होता था पावर, अगर x एंड y पर पावर m है तो क्या होता है, इंडिविजुअल पर पावर होता है, x पर पावर m होगा और y पर पावर भी m होगा। बस इसी का जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, समझ में आया है। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, y से जो है x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और z के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे क्या आ गया, y x आ गया और y z आ गया का स्क्वायर हो गया। बस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। बस यहीं पे तक आपका जो है मीन प्रोपोर्शन का जो है यूज था, और इसी यूज का जो हम लोग यूज करके जो है अपने इस 9 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो ये जो हमारा जो 7B का लास्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो सारे क्वेश्चन करने के नहीं करके जो है हम जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगा एक दूसरे से, उसी को हम लोग जो है किए।